बच्चों, केम छो? मजामा? जय श्री कृष्णा। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड और दोनों ब्रांचेस बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। देन आफ्टर एक जो साइंटिस्ट आए ओस्टेड, उनके ऑब्जर्वेशन ने पूरी दुनिया ही बदल दी। उसके बाद फेराडे, मैक्सवेल, इन सब साइंटिस्टों ने मिलके ये दोनों जो अलग अलग ब्रांचेस थी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इन दोनों को यूनिफिकेशन किया। फिर नए लॉ बने, उनमें से फंडामेंटल मैथमेटिकल फंडामेंटल लॉ डिराइव किए गए। उससे कई ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली, जैसे कि नेचर ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनका प्रोपोगेशन कैसे हो। तो उससे ही जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, जैसे कि आपको पता है आप सेल यूज करते हो तो बात कैसे होती है, जो फेसबुक या नेट यूज करते हो, इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक नई ही ब्रांच बनी, सो दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो स्टेट का ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे फाइंड होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसका इक्वेशन क्या है। तो ये सब बातें आज के लेक्चर में होगी और उसके रिलेटेड सम्स होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, नई जर्नी। चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो जो ओस्टेड का ऑब्जर्वेशन था वो क्या था? ओस्टेड एक स्कूल में साइंस के टीचर थे, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक कंडक्टर लिया हुआ था और उसके पैरेलल एक कंपास बॉक्स था। कंपास बॉक्स तो आप जानते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस बताती है, वो डायरेक्शन भी शो करती है, नॉर्थ एंड साउथ को। वो एक कंपास बॉक्स था। फिर यहां से एक की थी, यहां पे बैटरी कनेक्टेड थी। जैसे ही स्विच ऑन की और इसमें से करंट पास होने लगा, और जैसे ही करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, कंपास बॉक्स की जो नीडल थी वो क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। जैसे ही उन्होंने की ओपन कर दी, वापस ये इस तरह से हो गई। तो पता चला कि व्हेन वी पास अ करंट थ्रू अ कंडक्टर, इट्स प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ही ये कंपास बॉक्स की निडल डिफ्लेक्ट होने लगी, ठीक है। तो उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, जैसे ही उन्हें की प्रेस की और करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक निडल परपेंडिकुलर हो गई कंडक्टर के, और जैसे ही स्विच ऑफ की तो वापस निडल जैसे थी वैसे ही हो गई। मींस डिफ्लेक्शन हुआ, जैसे ही करंट पास किया हमने कंडक्टर में तो डिफ्लेक्शन हुआ। तो उन्हें पता चल गया कि व्हेन वी पास द करंट थ्रू अ कंडक्टर, दे प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। तो ये था ऑब्जर्वेशन। अब दूसरा भी ऑब्जर्वेशन है, वो भी हम देखेंगे। ऑब्जर्वेशन इस तरह से था कि उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया, जिसमें से करंट पास हो रहा है, और उसके पास जैसे ही कंपास बॉक्स लाया तो उसमें डिफ्लेक्शन हो गया। या कंपास के पास कोई करंट कैरिंग वायर लाया गया तो भी कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन
इन कंपास बॉक्स। वैसे ही ऑब्जर्वेशन किया जब कोई करंट कैरिंग वायर में करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो कंपास बॉक्स का जो डिफ्लेक्शन था वो भी चेंज हो गया। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन हो गया कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास बॉक्स इज ऑल्सो चेंजेस। ये एक पूरा ऑब्जर्वेशन हुआ। तो ये किसके रिलेटेड था? ये था मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोटेट करेंगे B से। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में। अभी हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। फिर एक दूसरा ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि जैसे ही करंट कैरिंग वायर था उसके पास हमने एक पॉइंट चार्ज लाया। अभी वो पॉइंट चार्ज किस पे था? रेस्ट पे। तो उस पे कोई फोर्स नहीं लगी। नो फोर्स एक्ट ऑन दिस चार्ज। अब आपको पता है अगर करंट कैरिंग वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उस पे वो फोर्स लगाता। जैसे कि हम पढ़ चुके थे कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो उसमें अगर हम चार्ज रखें तो उस पे फोर्स लगता है, या वो रेस्ट पे हो या मोशन में हो, दोनों में उसके ऊपर फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पे रेस्ट पे कोई फोर्स नहीं लगा, इसीलिए हम बता सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। फिर हमने क्या किया, वही करंट कैरिंग वायर था, उसमें चार्ज को वेलोसिटी दे दी कि भाई चलो अब आप मोशन में आओ। तो हमारा ऑब्जर्वेशन था कि ये इस तरह से ऊपर या सीधे जाएगा, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया। सो फोर्स एक्ट ऑन मूविंग चार्जेस। तो ये फोर्स कौन सा था वो पता नहीं चला, जो रेस्ट पे नहीं लगता लेकिन मूविंग चार्ज पे लगता है। वो फोर्स था मैग्नेटिक फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से लग रहा था? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वैसे ही ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये एक अलग ही फील्ड थी जो रेस्ट चार्ज पे फोर्स नहीं लगाती लेकिन मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाती है। इसीलिए चैप्टर का नाम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और ये मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती है जिससे चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये भी याद रखिए कि करंट कैरिंग वायर उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता तो इस रेस्ट पे या मोशन चार्ज पे फोर्स लगता, अकॉर्डिंग टू ये हम पढ़ चुके थे चैप्टर नंबर 1 में। लेकिन यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लगा, इसीलिए हमें पता चला कि करंट कैरिंग वायर के आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। हाँ, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो हमें कैसे पता चला? कंपास बॉक्स के डिफ्लेक्शन से। और जब हमने चार्ज को मोशन में लाया तब उस पर फोर्स लग रहा था, और वो था मैग्नेटिक फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स किस फील्ड की वजह से था? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो हमें पता चल गया दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, उसका जो इक्वेशन है, वो दो साइंटिस्ट बायो और सावर्ट, बायोट में टी साइलेंट है, सो बायो सावर्ट, ये दोनों साइंटिस्ट ने ये जो ऑब्जर्वेशन था ओस्टर्ड का
वो उसकी हेल्प से उन लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव किया कि वो मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो वो जो लॉ था वो था बायो सावर्ट लॉ। उसे इनवर्स लॉ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं इक्वेशन के बाद आपको बताऊंगा। उस जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन होगा उसकी डायरेक्शन किस तरह से फाइंड की जाती है वो भी आज हम देखेंगे। तो चलिए ये नोट कर लिए। अब आगे नाउ बायो सावर्ट लॉ। अब जैसे ही ओस्टेड का ऑब्जर्वेशन हुआ उसके तुरंत ही बाद ये जो दोनों साइंटिस्ट थे उन्होंने पेरिस में मिलके उसकी एक फॉर्मूला डिराइव कर दी। कैसे? जैसे ही कोई करंट कैरिंग वायर हो और उसके स्मॉल एलिमेंट उसे हम बोलेंगे आइडियल, उससे आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम डिराइव कर सकते। dB μ0/4 IDL क्रॉस R caret upon R square. So the intensity of magnetic field due to a current carrying element at a vector position R, it is given by the dB is equal to μ0/4 IDL cross R caret upon R square. ये है वेक्टर फॉर्म। इसे हम स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे R कैरेट को दूर करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट को दूर करेंगे। सो dB इज इक्वल टू μ0/4 IDL। R कैरेट की वैल्यू हो जाती है R अपॉन मॉड्यूलस में R, IDL R sin थीटा अपॉन R क्यूब। यहां से R कट हो जाएगा। सो dB इज इक्वल टू μ0/4 IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये है स्केलर फॉर्म। ज्यादातर बच्चे इसी इक्वेशन का यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्शन हमें इस इक्वेशन की वजह से मिल सकती है। यहां पे कोई डायरेक्शन का चांस नहीं है। अब यहां पे आइडियल वो क्या है? करंट कैरिंग एलिमेंट। एंड μ0/4 ये है वैक्यूम और फ्री स्पेस परमियाबिलिटी। जैसे ही हम पढ़ चुके थे चैप्टर नंबर 1 में K इज इक्वल टू 1/4πε0, वो थी वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक कांस्टेंट था। मैग्नेटिक फील्ड के लिए μ0/4 दैट वैक्यूम और फ्री स्पेस परमियाबिलिटी। ठीक है। अब बुक में आपको इस तरह से ये लॉ दिया जाता है दैट dP is directly proportional to the current, फिर dB inversely proportional to the distance square, dB directly proportional to the small element and dB proportional to sin theta। तो ये सब इक्वेशन को आप मिलाएंगे तो dB is proportional to IDL sin theta upon R square। जैसे ही प्रोपोर्शनल की साइन रिमूव करेंगे μ0/4 IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये जो dB है मैग्नेटिक फील्ड,
उसे हम बी से डिनोटेट करेंगे। उसके यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, फिर वेबर पर मीटर स्क्वेयर, एंड एक साइंटिस्ट के नाम पे था टेस्ला। ठीक है। अब ये वेबर पर मीटर, वेबर यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी डॉट ए। फाई का यूनिट था वेबर, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वेयर, हो गया बी का यूनिट। इस तरह से अब बात करेंगे म्यू 0/4 जो एक कांस्टेंट है उसके बारे में। यस, म्यू 0/4 की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है 10⁻⁻⁷। ठीक है। या आप ये भी याद सकते हो म्यू 0 इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁷। अब उसके यूनिट के बारे में बात करें तो यहां पे था न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, फिर म्यू 0/4π, म्यू 0 का तो यूनिट फाइंड करना है, 4π कांस्टेंट हो गया, करंट का हो गया एम्पियर, ये लेंथ, मीटर साइन थीटा का यूनिट नहीं होता, फिर यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वेयर, सो मीटर स्क्वेयर, ये दोनों कट हो जाएंगे। सो म्यू 0 का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वेयर। ये आपको याद रखना है। या हम रिलेटिव परमियाबिलिटी भी लिख सकते हैं म्यू आर, म्यू अपॉन म्यू 0। जैसे हमने पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी, वो थी एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, वैसे ही रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू अपॉन म्यू 0। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब ये जो थीटा है वो करंट कैरिंग एलिमेंट और आर के बीच का है। ठीक है। और यहां पे अगर आपने देखा हो तो जो पॉइंट होगा वो करंट कैरिंग एलिमेंट से ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। अब बोलोगे सर वो कैसे, जैसे यहां पे हमें पता चल गया बी, ये क्या है आई डी एल क्रॉस आर, और हम 11 साइंस में पढ़ चुके हैं अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है वो जो डायरेक्शन आएगी ये ऑलवेज इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो बी परपेंडिकुलर टू आईडीएल एंड बी परपेंडिकुलर टू आर। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे हम पढ़ चुके थे आई कैरेट क्रॉस जे कैरेट, तो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज होगी के कैरेट में। सो मैग्नेटिक फील्ड भी आईडीएल क्रॉस आर के जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। अब डायरेक्शन किस तरह से फाइंड किया जा सकता है वो हम देखेंगे। तो ये पूरा नोट कर लिया, क्लीन कर दूं। सो डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे स्क्रू रूल की हेल्प से। डायरेक्शन कौन सा रूल, स्क्रू रूल। अब सर वो तो हमें याद ही नहीं है, 11 में पढ़े थे। स्क्रू रूल इस तरह से कि अगर आपने जिस डायरेक्शन में थीटा से घुमाना है उसी डायरेक्शन में स्क्रू घुमाएंगे। अगर ये स्क्रू इनसाइड जा रहा है या अंदर जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड। अगर वो बाहर की ओर आ रहा है तो उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। सो आज से हम याद रखेंगे कि हम इनवर्ड डायरेक्शन को क्रॉस से दिखाएंगे और आउटवर्ड डायरेक्शन को डॉट से दिखाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए।
अब यहां पे देखेंगे, ये आइडियल स्मॉल एलिमेंट, यहां पे आर, ये दोनों के बीच का एंगल। यहां पे कौन सा आईडीएल क्रॉस आर, हम मीन्स हमें आईडीएल से आर की डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज। तो अगर हम यहाँ पे स्क्रू रख के क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, इस तरह से। अगर यहां पे कोई पॉइंट है तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड, ये P पॉइंट पे, ये Q पॉइंट में। दूसरा जो टाइप है उससे भी हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, वो है राइट हैंड पाम रूल। उसमें आपको याद रखना है, करंट की जो डायरेक्शन है उसमें आपको राइट हैंड का थंब रखना है, ठीक है। फिर हाथ को ऐसे खुला रखना है। अब जैसे ही मैं यहां पे बात करूं तो करंट की डायरेक्शन ये, तो यहां पे मैं अपना थंब रखता हूं। अब फिंगर आपको इस तरह से खुली रखनी है। फिर ये पॉइंट है, वहां पे हमें फिंगर को कर्ल करना है। तो यहां पे थंब रख के अगर मैं इस तरह कर्ल करूं तो P पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, ठीक है। अगर मुझे यहां पे फाइंड करना है तो मुझे इस तरह से यहां पे आना पड़ेगा, तो आउटवर्ड, ये क्या होगा, आउटवर्ड। तो ये डायरेक्शन होगी इनवर्ड और ये डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, ठीक है। एक बार वापस कह दो, बड़ा सिंपल है। आपको जो करंट की डायरेक्शन है उसमें थंब रखना है और अपना पाम खुला रखना है या फिंगर ओपन रखनी है। फिर जो पॉइंट है उस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करनी है। तो अगर मैं यहां पे रखूं और मैं फिंगर को कर्ल करूं तो P पॉइंट कहां पे आएगा, इनवर्ड। अगर मैं Q पॉइंट की बात करूं तो इस तरफ तो Q पॉइंट नहीं आएगा, मुझे इस तरफ घुमानी पड़ेगी और ये फिंगर किस तरफ आ रही है, आउटवर्ड। तो यहां पे होगा आउटवर्ड। तो आप ये दो तरीके से डायरेक्शन निकाल सकते हो। वन है स्क्रू रूल और राइट हैंड पाम रूल। स्क्रू रूल में याद रखना है, अगर स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है तो इनवर्ड, अगर स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है तो आउटवर्ड। इसमें करंट की डायरेक्शन में फिंगर और पॉइंट की तरफ आपको, करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है और पॉइंट की डायरेक्शन में आपको फिंगर कर्ल करनी है। तो अगर इस तरह से हम फाइंड कर सकते। अगर डायरेक्शन फाइंड करने के कुछ एग्जांपल देखें, फर्स्ट यहां पे P पॉइंट पे फाइंड करना है करंट I। फिर दूसरा, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहां पे फाइंड करना है। फिर तीसरा, हमें इस तरह से दिया गया है, करंट गोइंग आउटवर्ड यहां पे। एंड फोर्थ, करंट गोइंग इनवर्ड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या याद करना है, करंट की डायरेक्शन में हमें थंब रखना है और यहां पे अगर पॉइंट की डायरेक्शन में हमें फिंगर कर्ल करनी है। तो ये कौन सी डायरेक्शन थी, इनवर्ड। तो यहां पे क्या मिलेगा, इनवर्ड। फिर यहां पे सेकंड एग्जांपल, करंट की डायरेक्शन में हमें थंब रखना है और हमें Q पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए। तो हम यहां पे इस तरह से फिंगर कर्ल करके आएंगे तो क्या होगा, ये आउटवर्ड। तो यहां पे डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। अब यहां पे हमें करंट नहीं दिया गया है, मीन्स उसकी डायरेक्शन हमें दी गई है आउटवर्ड, इस तरह से नहीं दिया गया है।
तो आउटवर्ड है मीन्स करंट यहां से इस तरफ है, तो हम उस डायरेक्शन में रखेंगे अपना थंब, और अगर हम फिंगर कर्ल कर ले तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इनवर्ड तो हम इस तरह से कर दें, यहाँ पे आउटवर्ड है तो हम इस तरह से, यहां से ये डायरेक्शन में किस तरह मिला, हमें करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है, फिर यहाँ पे फिंगर कॉल करके देखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे करंट गोइंग इनवर्ड मींस करंट इनसाइड है, तो उसमें क्या करेंगे, राइट हैंड का जो थंब है वो इस डायरेक्शन में रखना है और फिंगर कर्ल करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अभी बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू आइडियल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू आर्म, तो अगर यहां पर भी देखो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा, अगर यहां की बात करें तो ये भी यहां का इस तरह भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो करंट होगा उससे भी परपेंडिकुलर यहां, ठीक है। तो ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। तो ये थोड़े एग्जांपल थे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, इनवर्ड आउटवर्ड, आपको नीट जी में ऐसे तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन जो आंसर होंगे उसमें इनवर्ड भी होगा और आउटवर्ड भी होगा, तो आपको जब डायरेक्शन पता होगी तब आप राइट आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू straight finite current carrying wire। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अगर कोई फाइनाइट लेंथ वाला वायर हो जिसमें से करंट पास हो रहा हो, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से फाइंड की जाती है वो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो कंसीडर ए फाइनाइट लेंथ वायर विच इज कैरिंग ए करंट I। We want to find the magnetic field at a point P। So यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है A। यहां से हम मेजर कर ले एंगल φ1, ये हो जाएगा φ2। तो पहले हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। सो कंसीडर अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ लेंथ dl which is at a distance L from the midpoint। So this is at an angle theta। ये थीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये अगर स्मॉल एलिमेंट की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो, सो dB μ0/4 पाई I dl साइन 90 माइनस थीटा अपॉन r स्क्वेयर। सो dB μ0/4 पाई I dl sin 90 minus theta means cos theta अपॉन r स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें इसका इंटीग्रेशन करना है अप टू φ1 से φ2।
ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। यहां से 0 से प्लस थीटा फाई 1 और यहां से माइनस थीटा फाई 2, इस तरह से एंगल लेना है। सो इंटीग्रेशन के लिए आर और डीएल दोनों अननोन टर्म है। सो फर्स्ट कोस थीटा ए अपॉन आर, सो आर इज इक्वल टू ए अपॉन कोस थीटा। फिर टेन थीटा, अगर टेन थीटा अप्लाई करेंगे एल अपॉन ए, यहां से एल इज इक्वल टू ए टेन थीटा। डेरिवेशन ऑफ लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो ए sec square theta, so dl is equal to a sec square theta d theta. Put all these value in equation number 1, so db mu 0 upon 4 pi I, dl की वैल्यू है a sec square theta d theta, फिर cos theta अपॉन r स्क्वेयर। r की वैल्यू है a अपॉन कोस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वेयर और ये कोस स्क्वेयर थीटा। सो ये a कट हो जाएगा, ये sec स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा कट हो जाएगा। सो db इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I कोस थीटा d थीटा अपॉन a। तो चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी db यहां से माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1, तो कांस्टेंट म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a, आउट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस फाई 2 प्लस फाई 1 कोस थीटा d थीटा। सो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a, कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाई 2 प्लस फाई 1, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये माइनस आगे आ जाएगा, सो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी कोई फाइनाइट लेंथ दी गई हो वायर की और उससे r डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है और वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, सो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a साइन फाई 1 प्लस फाई 2। पर ये आपको याद रखना है, फाई 1 कैसे लिया, 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फाई 2 हमें लेना है यहां से 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट P दिया गया है जिसका डिस्टेंस है 10, यहाँ पे 45, यहाँ पे 30 और यहाँ पे करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमारा इक्वेशन आपको याद है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। चलिए पुट द वैल्यू, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 10⁻⁻⁷, करंट की वैल्यू है 2, यहाँ पे 10 साइन 45 प्लस साइन 30, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², ये प्लस 1 ऊपर जाएंगे -8 साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। सो b इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ पे 2√2 एलसीएम, यहाँ पे 2 प्लस √2, so b is equal to 2 into 10⁻⁻8, 2 plus √2 upon 2√2, यहां से 2 कट हो जाएंगे,
So b is equal to 1 into 10 raised to minus 8, 2 plus root 2 upon root 2 टेस्ला। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, हमें एक स्क्वायर दिया गया है। यहां पे इस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है यहां पे P पॉइंट पे। सब साइड की लेंथ दी गई है A। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड B at a point P due to all side of square। अब जैसे कि हर डिस्टेंस A दिया गया है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा A/2। यहां से इसकी लेंथ, ये लेंथ, ये एंगल हो जाएगा 45, ये 45। तो जैसे ही अभी हमने फाइंड किया था, फाइनाइट लेंथ है, b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a साइन φ1 प्लस साइन φ2। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। μ0 अपॉन 4 पाई I, डिस्टेंस कितना दिया गया है, हाफ a/2 साइन 45 प्लस साइन 45। सो b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन a 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2। सो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन a, ये रूट टू एलसीएम, सो 2 अपॉन रूट 2। तो ये किसी एक की वजह से है, એટલે b1। सो b1 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन a, ये 2 को यहां पे ले ले, सो 4I अपॉन रूट 2a, इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ही सेम हम इस साइड की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। यहां पर भी a/2, यहां पर भी एंगल 45, ये एंगल भी 45, इस तरह यहां पर भी फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह यहां पर भी फाइंड कर सकते हैं, और सबका आंसर यही आएगा। तो फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड B is equal to B1, B2, B3 and B4. So 4 into B, 4 μ0 upon 4 pi 4I into root 2a. So 4 4 जा 16 μ0 upon 4 pi I upon रूट 2a टेस्ला। कई बार μ0 अपॉन 4 पाई ऐसे ही रखना है, क्योंकि वो आपको इजी रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर इसकी वैल्यू रखनी है तो 10⁻⁻⁷ आप इजीली रख सकते हो। अब नेक्स्ट, हमें कोई ट्राइंगुलर दिया गया है, इक्विलेटरल, जिसकी लेंथ L है। यहां पे इस तरह से करंट पास हो रहा है। हमें यहां P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड B at P due to all 3 वायर्स। चलिए, तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2, ये भी L/2, ये इक्विलेटर ट्रायंगुलर है, सो 60, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं A। तो चलिए tan 30 अप्लाई करते हैं। A बाय L/2, यहां से A को सब्जेक्ट बनाएंगे,
2√3 L upon 2√3 इक्वेशन नंबर 1. सो मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन, अब यहाँ पे 90 ये 30 तो ये हो जाएगा 60 60. सो साइन 60 प्लस साइन 60 म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, एक ही वैल्यू है L अपॉन 2√3, ये √3/2 प्लस √3/2. सो B1 म्यू 0 अपॉन 4 पाई √3i 2√3 I अपॉन L, इन दोनों का हो जाएगा √3. सो √3 इंटू √3 3. सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 3 जा 6i अपॉन L इक्वेशन नंबर 2. ये तो सिर्फ एक वायर की वजह से है, दूसरे वायर की वजह से भी इस तरह फाइंड कर सकते हैं और तीसरे वायर की वजह से भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं. अब इसकी डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो. हमें यहाँ पे थंब रखना है, डायरेक्शन की, करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है और P पॉइंट में देखना है. तो कल कहां पे हो रही है? इनवर्ड. तो यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड. अब हर जगह पे ट्राई करेंगे, यहां पर भी रखे इनवर्ड, यहां पर भी रखेंगे इनवर्ड, तो सब मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा? एडिशन. B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, तीनों का सेम है तो 3 इंटू B. B की वैल्यू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 6i अपॉन L. सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 18i अपॉन L. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड. ठीक है. नेक्स्ट सम. चलिए, अब हमें इस तरह से अगर दिया जाए, इसकी लेंथ L है, यहां से A डिस्टेंस पे सेंटर से अगर हमें फाइंड करने के लिए पूछे फाइंड B एट P, तो आप क्या करेंगे? सो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2. अब एंगल की बात करें, सो आइडियल और R के बीच में जो एंगल है वही लेना पड़ेगा. इस तरफ डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, तो यहाँ का अगर स्मॉल एलिमेंट ले ले आइडियल, वो भी इस डायरेक्शन में, और जो डिस्टेंस है वो भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा B म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन 0 प्लस साइन 0, साइन 0 1, तो B की वैल्यू हो जाएगी 0. नाउ अब हमें देखेंगे कि अगर इनफाइनाइट लेंथ दी गई हो तो क्या होगा. यहाँ पे हम कर देंगे इनफाइनाइट, तो होगा क्या? चलिए एक वायर लेते हैं जिसकी लेंथ इनफाइनाइट और यहाँ पे अगर P पॉइंट है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो ये डिस्टेंस तो हो जाएगा A. अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये दोनों एंगल बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए तो एक टाइम पे कितना हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएंगे. तो ये एंगल यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी एंगल यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री. तो अगर हमारी वैल्यू है इक्वेशन में B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2. सो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1. सो B 0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A. सो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन A. ये आपको याद रखनी है जब इनफाइनाइट लेंथ दी गई हो तब. अगर सेमी इनफाइनाइट दिया गया हो, जैसे कि इस तरफ से यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहां से P पॉइंट दिया गया है A डिस्टेंस पे, तो अगर हमें फाइंड करना हो तो ये तो एंगल हो जाएगा 90
और यहां से तो है नहीं, वायर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो फाई 1 इज इक्वल टू 90 एंड फाई 2 इज इक्वल टू 0। चलिए ये वैल्यू पुट करते हैं। b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। सो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। तो ये याद रखनी है आपको सेमी फाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए। सो बस आज का लेक्चर यहां तक ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।